हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं सरियलिज्म। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या क्या डील करेंगे: सरियलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरियलिज्म, फेमस राइटर एंड लास्टली द कंक्लूजन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सरियलिज्म टॉपिक पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखने को मिलेंगे और इस वीडियो के बाद आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको दूसरा और कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बिना सोचे कुछ भी आप मेरे नोट्स को पढ़ करके एक या दो बार अगर आप इसको सुन करके और जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी मिनट का ये वीडियो होगा उतने ही मिनट में आपका पूरा एक टॉपिक तैयार हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा और ये नोट्स है जिसको आप लिख कर आ सकते हो। बिल्कुल आपको एक अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल मेरा कॉपी करना भी सही नहीं होगा। सो आप थोड़ा बहुत इसमें कुछ भी अपना एडिट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिकली मैंने पूरे तरीके से कोशिश किया है कि मैं लाइन बाय लाइन वर्ड का मीनिंग भी बताते चलूँ, साथ ही साथ एक स्टोरी टाइप से भी फॉर्म कर सकूँ। और किसी भी लिटरेचर को या लिटरेरी फॉर्म को या समझने के पहले क्या होता है कि आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब आप जानोगे तो आप ये समझ पाओगे कि उस वक्त का एरा कैसा चल रहा था, उस वक्त कंडीशंस क्या थी उन कंट्री की, तो राइटर का दिमाग किस तरीके से चल रहा होगा। अगर आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब समझोगे तो आप अच्छा आंसर राइटिंग कर पाओगे। और ये आपका शॉर्ट नोट्स में ही आएगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है, लेकिन जितना भी प्रिपेयर किया है मैं इसको ऐसा पढ़ाने वाली हूँ कि उसके बाद आपको कोई भी और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कैरेक्टर्स आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सरियलिज्म। सरियलिज्म होता क्या है? सरियलिज्म जो टर्म होता है बेसिकली इसका मतलब होता है बियॉन्ड द रियलिटी। ठीक है, बियॉन्ड द रियलिटी होता है इसका मतलब। अब सरियलिज्म इन लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट। ये जो होता है ना, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक आर्टिस्टिक अटेम्प्ट होता है। ये क्या करता है कि ब्रिज बनाने का काम करता है बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन। मतलब जो हमारा रियलिटी है और इमेजिनेशन का जोड़ने को जो काम करता है वो कौन करता है? सरियलिज्म करता है। सरियलिज्म सीक्स टू ओवरकम द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन चलते रहता है हमेशा, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड के बीच में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन चलते रहता है। तो इसी को ये जो है सरियलिज्म क्या करता है, वो ओवरकम करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। कैसे कम होगा? बाय क्रिएटिंग अनरियल और बिजार स्टोरी ऑफ जक्सटापोजिशन और बिजार स्टोरीज ऑफ जक्सटापोजिशन। उसके लिए राइटर्स ने क्या उपाय निकाला कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को लिखना शुरू किया जो कि अनरियल है, जो कि बहुत ही बेजा है, जो कि ऐसी स्टोरीज जो फुल ऑफ इमेजिनेशन, ऐसी स्टोरीज जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसी स्टोरी जिसका मतलब जिसको पढ़ने के लिए आप में क्यूरियोसिटी आएगी कि अरे लास्ट में क्या हुआ होगा। जो इमेजिन आप कर पा रहे हो वो सारी चीज़ें आपको लिखेंगी, उनका कोई एक प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, उनका प्रॉपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे उसमें प्रॉपर। तो आपको इस तरीके से जो स्टोरीज होंगी तो वही बेसिकली सरियलिज्म होता है, जो आपको आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहा है उसको कम करने का काम करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सरियलिज्म था वो बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ, फ्लरिस्ट कैसे हुआ। तो जो सरियलिज्म है ये फ्लरिस्ट होता है बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो स्टार्ट होता है ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बेसिकली ये स्टार्ट होता है, जिसको फाउंड किसने किया था? फाउंडेड बाय एंड्रे ब्रिटन। इसको फाउंड किया था एंड्रे ब्रिटन ने, जिनका टाइम पीरियड था 1896 टू 1966। सरियलिज्म बिगेन एज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट। सरियलिज्म एक पूरा मूवमेंट की तरह चला था, कला का मूवमेंट था एक तरीके से। सरियलिज्म बिगेन एज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट। कहाँ पर ये फॉलो होता था? पेरिस में इन 1920 एंड इन 1940s तक ये कंटिन्यू रहा था। ओके, सो बेसिकली ये कहाँ से शुरू होता है? तो नोटेड पॉइंट में ये है कि ये जो है 1920 से स्टार्ट होकर के 1940s तक चला था। 1940s तक चला था, एंड्रे ब्रिटन ने इसको जो है स्टार्ट किया था। द टर्म सरियलिज्म, जो ये टर्म है सरियलिज्म, इज सेड टू हैव बीन कॉइन्ड बाय, ऐसा माना जाता है कि इसको कॉइन किया था
गियूम अपोल्ने ने, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि टर्म सरलिज्म है, इसको गियूम अपोल्ने ने कॉइन किया था, 1917 में कॉइन किया था। जो सरलिस्ट मूवमेंट जो था ऑफिशियली इसको स्टैब्लिश, ये तब तक स्टेप, देखिए ये जो कॉइन है, ये जो शब्द है उसको कॉइन किया था गियूम अपोल्ने ने, इस शब्द को, सरलिज्म शब्द को कॉइन किया। लेकिन शब्द सिर्फ ये फेमस तब होता है, ऑफिशियली ये स्टैब्लिश तब होता है जब फ्रेंच पोएट, राइटर, फिलोसोफर एंड क्रिटिक एंड्रे ब्रिटन अपना एक बुक पब्लिश करते हैं द मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म। जब एंड्रे ब्रिटन अपना बुक पब्लिश करते हैं द मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म, कब करते हैं? 15 अक्टूबर 1894 को जब ये अपना बुक पब्लिश कर देते हैं, तब जाकर के ये सरलिज्म जो है वो पूरे ऑफिशियल तौर से स्टैब्लिश्ड हो पाता है पेरिस, फ्रांस के अंदर, ठीक है। और ये स्टैब्लिश द मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म क्या है, इसका डिटेल आपको नेक्स्ट, मतलब थोड़े से देर के बाद में मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। मैनिफेस्टो का मतलब अभी आप समझ लीजिए कि ये एक होता है घोषणा पत्र, यानी कि जो भी सरलिज्म्स होंगे, जो भी राइटर्स होंगे, सरलिस्ट राइटर्स जो होंगे, वो अपने जो भी है उनका वो क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, उनका क्या तरीका होगा, हर एक चीज़ की घोषणा इन्होंने अपने बुक में कर दी थी, ठीक है। और ये जो मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म था, ये बहुत ज़्यादा उभर करके आता है, इसको ना एज अ वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द वे आर्ट वॉज अंडरस्टूड एट द टाइम। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था, द मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म बिल्कुल ऑपोजिट था। उस वक्त जो भी लिटरेचर का फॉर्म चल रहा था उसके बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट था। एक तरीके से आप बोले तो ये फाइट कर रहा था पहले से चले आ रहे लिटरेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द मूवमेंट वॉज पेरिस, और ये जो मूवमेंट चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? पेरिस, फ्रांस में चल रहा था। कब से? 1920 से लेकर के 1960s तक ये चला था। Onwards, the movement spread all over the world and globe, impacting the visual art, literature, film, and music of many countries and language, as well as political thought and price, philosophy and social theory। ऐसा है ना कि ये जो मूवमेंट था, ये ऐसा ओरिजिन तो इसका फ्रांस से हुआ था, लेकिन ये जो है ना पूरे ग्लोब में फैल गया था। ये हर एक चीज़ पे अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा था, जैसे विजुअल आर्ट्स पे, लिटरेचर पे, फिल्म पे, म्यूज़िक पे, लैंग्वेज पे, पॉलिटिकल थॉट पे, फिलॉसफी पे, सोशल थ्योरी पे, हर जगह पे सरलिज्म अपना इम्पैक्ट छोड़ता हुआ जा रहा था। अच्छा, ये सरलिज्म आया कैसे, क्यों जरूरत पड़ गई हमको सरलिज्म की? देखिए क्या हो रहा था कि उस वक्त का बैकग्राउंड में सिचुएशन ये चल रहा था कि वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, और वर्ल्ड वार 1 के जस्ट ही बाद वर्ल्ड वार 2 जो है वो भी स्टार्ट होने वाला था। अब इस कंडीशंस में राइटर कितना, मतलब वहाँ के जो ऑडियंस थे, वहाँ के जो पीपल थे, उन्होंने इतना सारा वॉर झेला है, उनकी मेंटल कंडीशन आप समझ सकते हो कि कितने लाखों लाख लोग जो है उनका डेथ हो गया था, तो कितना ज़्यादा वहाँ के लोग सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से जो है सरलिज्म, ताकि माइंड को थोड़ा कूल, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि उससे पहले बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी ये सब पे, मतलब आपको थोड़ा सा जो है वो इतना ज़्यादा फैक्ट पे नहीं करके आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन की वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जो हैं, यानी कि उस वक्त के लोग जो हैं वो रियलिटी को थोड़ा सा छोड़ करके और बियॉन्ड द रियलिटी जा करके चीज़ों को सोच सके, क्योंकि इन लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल राइटिंग के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, विद द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर का माहौल था वर्ल्ड वॉर की वजह से, आर्ट हैड बिकम कंट्रोल बाय पॉलिटिक्स। अभी देखिए वर्ल्ड वॉर होता है ना, जब तो बहुत सारे देशभक्त लोग होते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर सब होते हैं, वो सारे चीज़ ना वही सब चीज़ों को लिखने जैसे आते हैं, लिखने लग जाते हैं, ठीक। तो अगर वैसे ही हर कोई राइटर नॉर्म्स को फॉलो करते लिखेगा तो न्यू न्यू चीज़ें इवॉल्व कैसे होंगी, नई नई राइटिंग स्टाइल कैसे होंगे? तो और इसी की वजह से ना देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब भी हमारे कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्री में वॉर की कंडीशन होती है ना, तो राइटिंग पे ना थोड़ा सा बैन कर दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ना अगर राइटिंग को जो राइटर लिखना चाहेगा ना, वो अगर वैसे ही लिखेगा ना, तो फिर ऐसा माना जाता है कि वॉर और बढ़ जाता है, ठीक। क्योंकि जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी राइटर सब होते हैं, वो उनको ना फिर थोड़ा सा बैन कर दिया जाता है उस वक्त कि नहीं, अभी आपका लिखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे ना लोगों के बीच में विद्रोह बढ़ जाएगा, ठीक। तो वही कंडीशंस को लिए लोगों को माइंड को पीस देने के लिए थोड़ा सा ये इस तरीके का राइटिंग स्टाइल जो है वो इवॉल्व होता है। विद द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर, आर्ट हैड बिकम कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स। हाउएवर, सरलिस्ट वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट being posed on art and to do
सो इन एन एक्सट्रीम। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है राइटिंग स्टाइल को जो है वो कंट्रोल किया जाता है पॉलिटिक्स के द्वारा। और ये जो सरिलिस्ट थे वो चाहते थे कि नहीं, इन पे कोई ब्रेक नहीं हो, ये ब्रेक फ्री लिखना चाहते थे। जो भी इन पे रोक लगाया गया है, जो भी इनकी आर्ट को लेकर के रोक लगाया गया है, वो बिल्कुल नहीं मानना चाहते थे। ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहते थे कि आखिर इस राइटिंग का एक्सट्रीम क्या है, इसका पॉजिटिव वे क्या है। इन लोग बिल्कुल उस तरीके से लिखना चाहते थे। दाउ दे फॉट अगेंस्ट दी पॉलिटिकल कंट्रोल, इसलिए इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल कंट्रोल के अगेंस्ट गए, इन्होंने बहुत सारे फाइट की। अब ऐसा नहीं कि फाइट करने का मतलब गए और फाइटिंग करना शुरू कर दी, फिजिकल फाइटिंग नहीं, मतलब फाइटिंग मतलब राइटिंग को लेकर के बहुत सारा फाइटिंग करना शुरू कर दिया। Thou they fight against political control and movement goal was not political in nature। और इनका जो भी मूवमेंट चल रहा था सरिलिज्म को लेकर के, वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल नहीं था नेचर में, ठीक है। सरिलिज्म साउट टू फ्री पीपल स्पिरिचुअली, जो सरिलिज्म ये चाहता था कि पीपल को जो है वो स्पिरिचुअली बिल्कुल फ्री किया जाए, एंड जो साइकोलॉजिकली, कि उस वक्त पीस की बहुत ज़्यादा कमी थी यार। उस वक्त लोग सिर्फ ब्लड शेड देख रहे थे हर जगह पे। तो इसी के लिए इन लोग चाहते थे कि पीपल जो है स्पिरिचुअली फ्री हो एंड साइकोलॉजिकली फ्री हो, कि वो अपना जो भी है उसको बिल्कुल नोट डाउन कर सके, चाहे वो सीक्वेंस में आए सीक्वेंस में ना आए। यही सारा चीज़ सरिलिज्म के टाइम पे चल रहा था। दिस आर्टिस्ट एंड राइटर्स वांटेड टू रिपेयर द डैमेज डन बाय वर्ल्ड वॉर 1। तो ये जो राइटर्स थे, ये जितने भी आर्टिस्ट जो पेंटिंग के थ्रू, जो राइटर अपने राइटिंग के थ्रू रिपेयर करना चाहते थे डैमेज जो हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 को, उसको इनसे ये सब मिल करके कंट्रोल करना चाहते थे कि डैमेज को रिकवर कैसे भी किया जाए। इट कम टू बी यूज्ड एज अ वे ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कीपिंग द रेवोल्यूशन एट बे। और ये फाइनली इस तरीके से उभर कर आया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के काम में आया, कीपिंग, और जितना भी रेवोल्यूशन सब हो रहा था उसको किनारे पर रख दिया जाता है, मतलब किनारे हो जाते हैं। वेल द मूवमेंट इटसेल्फ मे हैव एंडेड, हालांकि ये जो मूवमेंट चल रहा था सरिलिज्म के लेकर के, जो मूवमेंट चल रहा था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन सरिलिज्म स्टिल्स एग्जिस्ट इन मच ऑफ टूडेज लिटरेचर। लेकिन आज के लिटरेचर में भी हम लोग को सरिलिज्म देखने को मिलता है। यूजिंग सरिलिस्ट, ये जितने भी सरिलिस्ट हैं वो क्या यूज़ करते हैं अपने राइटिंग में, तो यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखिएगा कि यूजिंग सरिलिस्ट जो है इमेजिन यूज़ करते थे, इमेजिनरी थिंग्स का यूज़ करते थे, आइडियाज़, पोइटिक टेक्निक्स का यूज़ करते थे। राइटर अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेच द बाउंड्रीज, वो सारी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करना चाहते थे, फ्री माइंड्स लिखना थे और रीडर को बिल्कुल ही फ्री करना चाहते थे कि आप जो इसका मतलब निकाल सकते हो आप उसको बिल्कुल एम्बिग्यूअस वे में ये लिखना चाहते थे। मतलब कि एक वर्ड है, एक सेंटेंस है जिसका आप जितना ज़्यादा व्याख्या कर सको, जितना ज़्यादा उसको आप एलाबोरेट कर सको अपने अपने तरीके से, वैसी राइटिंग को इन लोगों ने लिखने पे भरोसा किया कि नहीं हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए कि सरिलिज्म क्या चल रहा था। वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा था, फ्रांस में होता है, और उसके बाद में ये उस वक्त का डिस्टर्बेंस की वजह से होता है उत्पन्न, क्योंकि देखिए वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो लोगों को करने के लिए इमेजिनेशन का यूज़ किया जाता है, बियॉन्ड द रियलिटी को जाकर के लोग लिखने लगते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस तरीके में सरिलिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिटरेचर, सरिलिज्म यूज इमेजेस का यूज़ करता है, मेटाफर्स का यूज़ करता है टू कंपेल द रीडर टू थिंक डीपर, ताकि रीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप जाकर सोच सकें, एंड रिवील सब कॉन्शियस मीनिंग, और उनके अंदर जो भी सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसका मीनिंग को वो समझ सके, ना कि प्लॉट कैसा है स्टोरी का। सरिलिस्ट राइटर्स इंस्टीड फोकस ऑन कैरेक्टर डिस्कवरी, ये देखिए जितने भी सरिलिस्ट राइटर्स थे ना, उनका फोकस कभी भी कैरेक्टर डिस्कवरी पे नहीं होता था, बल्कि उनका फोकस इमेजिनेशन पे होता था, टू फोर्स रीडर टू डिग इनटू देयर अनकॉन्शियस एंड एनालाइज व्हाट दे फाइंड। उनका फोकस होता था इमेजिनेशन पे, जिससे कि रीडर्स को वो फोर्स करेगा ताकि वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जाएं और एनालाइज करें कि वो क्या पाना चाहते हैं, वो क्या पा सकते हैं, व्हाट दे फाइंड। अब हम ये तो देख लिए कि ऐसे लिखा है। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है कि कुछ भी तर्कसंगत नहीं होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक, अगर उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, अगर उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस है, पर्टिकुलर प्लॉट है, तो वो तर्कसंगत चीज़ें हैं। जिसमें लॉजिक हो, जिसमें कोई बेस हो, वो सब कैसी है, लॉजिकल।
और ये सब चीज़ को इन लोग मानते ही नहीं थे। जितने भी सरलिस्ट राइटर थे उन लोग ना लॉजिक को मानते थे, ना प्लॉट कंस्ट्रक्शंस को मानते थे, ना डेट को वेरी करते थे। बोलते थे जो आ रहा है ना आप वो लिखो, तर्क संगत चीज़ें नहीं आ रही हैं मत लिखो, इरेशनल चीज़ें आ रही हैं इरेशनल चीज़ें लिखो। द सरलिस्ट थॉट द वेस्टर्न सोसाइटी जो है, सरलिस्ट का ऐसा मानना था कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा जोर देती है, एम्फसाइज करती है रियलिटी के ऊपर, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ रैशनैलिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है रैशनैलिटी के साथ में राइटर्स के अकॉर्डिंग, इज देयर होल रिलम ऑफ एक्सपीरियंस, कि बहुत सारे ऐसा भी क्षेत्र होता है दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द रैशनल माइंड, जो कि रैशनल माइंड से बहुत ही चीज़ें अलग भी होती हैं। आफ्टर ऑल वी ऑफन बिहेव इन इरेशनल वे, समटाइम हम भी तो कभी कभी इरेशनल बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम गुस्से में रहते हैं, अभी हम गुस्से में हैं, अभी हमको कोई बच्चे मिल गए, बच्चे के साथ हम खेलने लग गए, ये हमारा कैसा बिहेवियर था, हम तो अभी गुस्से में थे, हमको अभी कोई बच्चे मिल गए तो हमको खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी हमको कोई बच्चा मिल गया तो हम उसके साथ खेल रहे, कैसा बिहेवियर हो रहा है, हमारा इरेशनल बिहेवियर है, कोई तर्कसंगत बिहेवियर तो नहीं। अभी हम रो रहे थे, कुछ पल बाद हम हंसने लग जाते हैं, सपोज हम रोते रोते हंसने लग जाते हैं, हंसते हंसते रोने लग जाते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब इरेशनल बिहेवियर ही तो है। और इन्हीं सब चीज़ों को राइटर जो है वो राइट डाउन करने को बोलते हैं, क्योंकि इरेशनल चीज़ें कहीं ना कहीं रियलिटी है हमारी ज़िंदगी की, ठीक है। तो सरियलिस्ट फेल, जितने भी सरियलिस्ट राइटर थे वो फेल करते थे, मतलब महसूस करते थे दैट इरेशनल इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया कि किस तरीके से हम हंसने हंसने रोने लग जाते हैं, रोते रोते हंसने लग जाते हैं, कभी बोलते हैं खुशी के आंसू हैं, आंसू तो आंसू हैं, वो खुशी गम तो डिफाइन करते हैं ना हम लोग, वही चीज़ को इन लोग बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ तर्कसंगत नहीं है। अगर आप खुश हैं तो आपको आंसू नहीं आना चाहिए, अगर हम लॉजिक की बात करें तो, लेकिन इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं सारी कुछ। तो द सरियलिस्ट फेल्ट दैट इरेशनल इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एज ह्यूमन बींग्स, जैसा कि ह्यूमन बींग्स है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इरेशनल चीज़ें भी होती हैं। एंड इट्स ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड एंड सी द वर्ल्ड, और यही वो चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरीके से दुनिया को हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, इरेशनल में ही तो आती हैं। एंड दे वांटेड देयर लिटरेचर टू रिफ्लेक्ट दैट, और जितने भी सरियलिस्ट राइटर थे वो यही चाहते थे कि ये सारी चीज़ें जो इरेशनल तरीके से हमारे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं हमारे साथ, उसको उनके लिटरेचर में साफ साफ झलके, ठीक है। अ लॉट ऑफ क्रेजी थिंग हैपन्स इन सरियलिस्ट लिटरेचर, आपको बहुत सारी क्रेजी थिंग्स मिलेंगे सरियलिस्ट लिटरेचर में। अ मैन माइट सडन टर्न इनटू अ बर्ड, एक मैन जो है अचानक से बर्ड बन जाएगा। अ चाइल्ड माइट बिकम अ स्टोन, एक बच्चा स्टोन बन सकता है। द इवेंट एंड इमेजिनेशन दैट वी विल फाइंड इन सरियलिस्ट लिटरेचर ऑफन डोंट कन्फर्म द लॉ ऑफ रैशनैलिटी। सो ये जो सरियलिस्ट लिटरेचर है वो बिल्कुल भी लॉ ऑफ रैशनैलिटी को कंफर्म नहीं करता है, इनफैक्ट वो डिनाई करता है। ये बिल्कुल एंटी रैशनलिज्म है, द इरेशनल है आर यूज इन दिस लिटरेचर। एंटी रैशनलिज्म आपको मिलेगा यहाँ पर, इरेशनल मिलेगा आपको यहाँ पर, यही सारी चीज़ आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगा सरियलिस्ट लिटरेचर में। सो अब अनकॉन्शियस की बात करते हैं, बहुत सारे बात तो हम अनकॉन्शियस की ही बात कर रहे हैं, ठीक। द डीप डार्क प्लेस बीनीथ आवर कॉन्शियस माइंड वेयर वी ऑल स्टफ फ्रॉम आवर चाइल्डहुड इज बरिड। देखिए अभी मान लीजिए कि एक टाइम पे आप बहुत ही सक्सेसफुल अचीवमेंट को आप अचीव कर लेते हो, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो आप जिंदगी में, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आप एक अभी नाउ यू आर अ वेरी वेल सेटल्ड पर्सन, ठीक। लेकिन अब क्या है कि दुनिया आपको आपके सक्सेस को देख रही है, आपको बोलेगी अरे ही इज़ अ लकी गाय कि उसको जॉब मिल गई है, ठीक। इस तरीके से लोग आपको जज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपने अपने लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो कुछ फेस किया है, आप जब आपको कोई ये बोलेगा ना कि अरे बाय लक इसको जॉब मिल गया, आपका अनकॉन्शियस माइंड कहाँ जाएगा, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको ये रिमाइंड कराएगा कि नो ये मुझे बाय लक नहीं मिला है, मैंने इसके लिए ये सारा स्ट्रगल फेस किया है। लेकिन आप उस वक्त किसी को भी ये जवाब नहीं दोगे कि मैंने क्या क्या फेस किया है, इट हार्डली मैटर्स फॉर यू राइट नाउ, ठीक। आप वो चीज़ किसी को नहीं बताओगे, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक ही सेकंड के टाइम में आप लॉट ऑफ थिंग्स को पूरे सीक्वेंस में, बिना सीक्वेंस में सोच लेते हो, तो यही है अनकॉन्शियस।
the deep dark place beneath our conscious mind where all this stuff from our childhood is buried। हमारे unconscious mind में जितना भी हमारा stuff है, अच्छा बुरा दुख सुख इमेजिनेशन मेमोरीज, सब हमारे जो है वो unconscious mind में store है। as well as all our fears, हमारे जितने भी fears हैं, and न्यूरोसेंस, जितने भी हमारा डर है, जितना भी चीज़ को लेकर के डर है, वो सारा चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। द सरियलिस्ट वेर वेरी इंटरेस्टेड इन द अनकॉन्शियस माइंड। जितने भी सरियलिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फॉर अ कपल ऑफ रीजन्स। उसके क्योंकि जो सरियलिस्ट राइटर हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अनकॉन्शियस माइंड में, इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है, दे वेर इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज द अनकॉन्शियस इज द सोर्स ऑफ इरेशनल। क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए थे क्योंकि अनकॉन्शियस जो है यही मेन सोर्स है इरेशनल होने का, तर्कसंगत नहीं होने का। सेकंड क्या है, सेकंड ऑफ ऑल द अनकॉन्शियस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, जो अनकॉन्शियस है वो सोर्स किसका है, क्रिएटिविटी का। जब आप अनकॉन्शियस होगे, अगर आपको कोई ये बोल दे कि ठीक है अब आप पे कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो भी लोग बहुत बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, गूगल में हो गया, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मान लीजिए, जो भी XYZ आपको कंपनी माननी है, उसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा लग्जरी दिया जाता है, पूरा लग्जरी, ठीक है, कि आप अपनी लग्जरी से ज़िंदगी जियो। मंथ में आपको एक सजेशन या 2 सजेशन देना है, ठीक। आप देख रहे हैं कि कंपनी कितनी बूम पे ग्रो कर रही है, कितनी बूम कर रही है कंपनी, कितना ज़्यादा वो अच्छी तरीके से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाउंडेशंस नहीं है। आपको महीने में 1 दिन ही काम करना है, यानी आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड पे पूरा फोकस करना है, ठीक। जब हम फ्री होते हैं ना किसी चीज़ से सॉरी, तो हम बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं, ठीक है। द सरियलिस्ट वेर इंटरेस्टेड इन डिगिंग बीनीथ द लेयर ऑफ आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। वो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बिल्कुल बीनीथ जितने भी लेयर बैठे हुए हैं ना हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड यानी अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के बीच में जितने भी लेयर्स हैं ना, वो सारे लेयर्स को राइटर जो है वो डिग करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ताकि वो जो है रैशनल चीज़ों से उभर करके और एकदम रियल जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें बिल्कुल समझ में आए उनको, ठीक है। द सरियलिस्ट वेर इंटरेस्टेड इन डिगिंग बीनीथ द लेयर, वो लेयर के अंदर जाकर के डिग करना चाहते हैं ऑफ आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जस्ट एज दे वेर इंटरेस्टेड इन डिगिंग बीनीथ द लेयर ऑफ आवर रैशनल एक्सपीरियंस, कि हमारा तर्कसंगत एक्सपीरियंस के पीछे हमारा किस तरीके से माइंड काम कर रहा है। दे बिलीव्ड डैट, उनका ये मानना था दैट अनकॉन्शियस माइंड इज सेंटर टू आवर आइडेंटिटी, कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। अब देखिए आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी आइडेंटिटी कैसे बनती है, ठीक है। जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, मान लीजिए आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप जो है एक बार सोचते हो कि ठीक है मुझे ये बनना है, ये आपने सिर्फ सोचा है और आप उस पोस्ट पे पहुंच चुके हो, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आपने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है, सोते जागते उठते बैठते जो कुछ करते आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना आता है, तो दुनिया का कोई भी पावर आपको उस चीज़ को अचीव करने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए जब आदमी अपना पैशन फॉलो करता है, पैशन क्या है, कोई दूसरी चीज़ थोड़ी है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड कहता है और आप वो करते चले जाते हो, दिस इज़ योर पैशन, वो आपका पैशन होता है, जो आप तभी तो उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बन पाते हो जब आपका कॉन्शियस माइंड आपसे करने को कहता है। अगर हम कॉन्शियस माइंड की सुन करके और कहते हैं तो वो हमारी रियल आइडेंटिटी का बेस बनता है, ठीक। इन ऑर्डर टू ट्रूली अंडरस्टैंड हु वी आर, हम अपने आप को अच्छी तरीके से अगर समझना चाहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और हम ये समझ चाहते हैं कि क्या सब कुछ चल रहा है इन द डार्क प्लेस इन आवर माइंड, कि हमारे माइंड में सब क्या चल रहा है। इसके लिए हमको अपना अनकॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है और अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन लोग इतना अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करते थे। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1
किस तरीके से इसमें जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स डील कर रहे हैं, अब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग को वर्ल्ड वार वन को देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो वर्ल्ड वार वन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन किया है, बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन किया था वर्ल्ड वार के चलते, ऐसा लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो लिटरेरी सीन पे चढ़ता है, लिटरेरी सीन में देखने को मिलता है। आफ्टर द एंड ऑफ वॉर मेनी राइटर्स फेल्ट, जब वॉर खत्म हो जाता है तो बहुत सारे राइटर्स को ऐसा महसूस होता है, दे हैड टू रेकॉन विद द मीनिंग ऑफ सो मच ब्लड्स एंड गार्ड्स। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा बिलीव करने लगते हैं, ऐसा थिंक करने लगते हैं कि हमने बहुत सारा ब्लड्स को देख लिया है और ये बहुत ज़्यादा जो है उनके बीच में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, सरियलिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट पार्शियली इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू द वॉर। अगर हम बोल सकते हैं कि सरियलिज्म जो है लिटरेरी मूवमेंट, ये पार्शियली इमर्ज हुआ था रिस्पॉन्स टू दी वॉर, वॉर के रिस्पॉन्स में ये पार्शियली इमर्ज हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। द वॉर इटसेल्फ आफ्टर ऑल वाज अ सरियल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था। डिस्ट्रक्शन ऑन दैट स्केल, जिस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था उस यूरोप की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं देखा था। द एम्फासाइज ऑन द surreal that we will find in surrealist literature reflect the craziness of art। और वॉर का क्रेजीनेस क्या हुआ ये हम बिल्कुल surrealist literatures में देख सकते हैं, जिनका हम एक कोट करना चाहेंगे। द स्पीकर ऑफ बेंजामिन पेरेट्स स्पीकर थे, उनका एक बुक है लिटिल सॉन्ग फॉर दी मैमेट, जिसमें आपको वर्ल्ड वॉर कितना ज़्यादा टेरिबल था वो देखने को मिल जाएगा। सो अब नहीं हमने देखा कि जो एंड्री ब्रिटन का द फर्स्ट मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म था उसका क्या इम्पैक्ट रहा। ठीक, जब हम सरियलिज्म को लिखने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म को लिखें। द पब्लिकेशन ऑफ दिस मैनिफेस्टो इज कंसिडर्ड टू मार्क द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द सरियलिस्ट मूवमेंट। सो इसको लिखते वक्त आप थोड़ा सा एंड्री ब्रिटन के बारे में भी लिख सकते हैं कि ये फ्रांस में द मैनिफेस्टो जो है इसको फ्रांस में रिलीज़ किया गया, जैसा कि मैंने ऊपर लिखवा दिया है। अगर आप अपने पेज को भरना चाहते हैं तो, चूंकि मैं एक ही चीज़ को बताना नहीं चाहती बार बार, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, बट आप लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मैं मेन मुद्दे से स्टार्ट करती हूँ। जो ये जैसे ही मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म पब्लिश्ड होता है, उसी के पब्लिश होने के बाद से जो है वो सरियलिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है फ्रांस में। ठीक है, इस मैनिफेस्टो में एंड्रे ब्रिटन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सरियलिज्म को। ठीक है, कहते हैं कि साइकिक एंड ऑटोमेटिज्म इज इट्स प्योर स्टेट, कि जो भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है, उसको अगर हम लिखेंगे ना तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। ठीक है, बाय विच वन प्रपोज टू एक्सप्रेस वर्बली, उसको कोई वर्बली एक्सप्रेस कर सकता है, राइटिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है और पेंटिंग बनाकर भी कर सकता है, किसी भी तरीके से। द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ थॉट, बस हमको ये जिस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस चलता है वो एक्चुअल चीज़ें जो हम लोग को दिखनी चाहिए। डिक्टेटेड बाय थॉट, जो थॉट को डिक्टेट नहीं करना है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रोल, कोई भी हमको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं करना है। अभी मान लीजिए हमको लिखने का मन कर रहा है अपने बचपन के बारे में लिख दिए, अभी हमको मन कर रहा है कि अपने करियर के बारे में लिखने, करियर का लिख दिए, अभी हमको मन कर रहा है मम्मी पापा का बात करने, मम्मी पापा का बात कर दिए। तो उसका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप लिखते चले जाए। ठीक है, एक्सरसाइज बाय रीजन, ऐसा नहीं कि ये हम लिख रहे हैं तो इसका पीछे रीजन क्या है, ऐसा कुछ भी आपको कोई रीजन, कोई लॉजिक कुछ ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, दे वेर कन्फ्यूजिंग, ऐसा है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं अभी अपने बारे में, अभी कल मम्मी के बारे में, कल राइटिंग पढ़ाई करियर के बारे में, तो ये पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए उसको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। बट सरियलिस्ट वेर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज अ टॉन ऑफ सेट्स वोकैब वर्ड्स, और इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारा सेट्स वोकैब वर्ड था उसका इन लोग यूज़ करते थे ताकि चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहें। एज वी कैन सी द एम्फासाइसिस ऑन ऑटोमेटिक राइटिंग एंड द इरेशनल, इस हम देख रहे हैं कि ये जो है वो एम्फासाइज किस चीज़ पे कर रहे हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग पे एम्फासाइज कर रहे हैं एंड इरेशनल चीज़ों पे ये अपना फोकस कर रहे हैं। विच कैरेक्टराइज द सरियलिज्म एज अ मूवमेंट, जो कि सरियलिज्म को एक मूवमेंट के तौर पे कैरेक्टराइज करता है। was already present in Britain's definition of surrealism, जब हम ऊपर दे रहे थे सरियलिज्म के डेफिनेशन, वो हम लोग को देखने को मिलता है कि चीज़ें कैसे अनकॉन्शियस होती है, इरेशनल होती है, किसी तरीके से आप
बियॉन्ड द कंट्रोल जाकर के आप लिखते हो। द मैनिफेस्टो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिफाइनिंग द मूवमेंट एंड गिविंग इट एक्सप्रेशन। जो मैनिफेस्टो है एंड्री बिटन का लिखा हुआ, तो मैनिफेस्टो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मूवमेंट को डिफाइन करने में और इसको एक्सप्रेस करने में। अब हम देखेंगे कि कुछ कुछ बहुत ही फेमस राइटर्स हुए हैं, जैसे एंड्री बिटन जिनका है मैनिफेस्टो ऑफ सररियलिज्म 1924 में जो कि पब्लिश हुआ था। एलिस हैचर जो थे द वंडर दैट वाज आर्स, ये लिखा हुआ है, और लुई एरागोन। ठीक है, ये सब कुछ फेमस राइटर्स हैं। आप इनके बारे में डिटेल अगर वहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी है। कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं, कंक्लूजन में है सररियलिज्म एम टू रेवोशनलाइज ह्यूमन एक्सपीरियंस। सररियलिज्म जो है वो बहुत ही एक रेवोल्यूशन लेकर के आता है ह्यूमन के एक्सपीरियंस में, रिजेक्ट करता है रैशनल विजन ऑफ लाइफ इन फेवर। ये रिजेक्ट किस बात को करता है कि रैशनल विजन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पीछे हमेशा आपको तर्क नहीं ढूंढते रहना है, तर्क को ये रिजेक्ट कर देता है। इन लाइफ ऑफ फेवर ऑफ वन दैट असर्टेड द वैल्यू ऑफ अनकॉन्शियस एंड ड्रीम। और इसमें वैल्यू किसकी की जाती है, इसमें वैल्यू की जाती है अनकॉन्शियस एंड ड्रीम्स की। द मूवमेंट पोएट एंड आर्टिस्ट फाउंड दैट मैजिक एंड स्ट्रेंज ब्यूटी इन द अनएक्सपेक्टेड एंड अनकनिंग। ठीक है, तो जो इस दौरान के जितने भी पोइट्स हुए थे, आर्टिस्ट हुए थे, वो सब क्या करते हैं कि इनको बहुत ही ये बिल्कुल मैजिक की तरफ फील करते हैं। जब ये रियल ब्यूटी को लिखते हैं, जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करके लिखते हैं, तो ये एकदम बहुत ही रियल ब्यूटी को फील कर पाते हैं। और एंड द अनकनी, डिसरिगार्डेड एंड अनकन्वेंशनल, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज होता है, बहुत ही अनकन्वेंशनल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, उस चीज़ को इन लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं ऐसे राइटर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सररियलिज्म टाइटल जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म होता है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और उसके साथ ही प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हो सकता है कि मुझसे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई होंगी, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करें। और आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ अपना सजेशन मुझे ज़रूर दें, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप लोग इसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जैसे मैं सिर्फ हिंदी में बता दूं नोट्स लिख करके, या सिर्फ इंग्लिश में ही डिस्क्राइब कर दूं, जो भी आप लोग का फीडबैक है, आपको फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।